मुसलमानों का मुल्क होगा, चलो बन गया, अब आप चलाएँ। चलाते वक़्त तो आप वही कर रहे हैं कि ये सुन्नी है, ये शिया है, ये देवबंदी है, ये रोज़ का झगड़े यही हैं। पॉलिसीज़ ये क्या कहते हैं, मिलिटेंसी को प्रमोट करना, जिहाद के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। पता नहीं किसका जिहाद करते फिरते थे ये अफ़गानिस्तान में, अमेरिकन पैसे के साथ। में इंटेलिजेंस, पॉलिसीज़ एंड चॉइसेस। इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को देखा है और उसके मुताबिक किया। ये तो सही, ये कहा कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान का मुसलमान होगा, कुरान और सुन्ना के मुताबिक सारे कानून लाएंगे, वो अब इनके गले में एक बन गया हुआ है, क्योंकि जितने ये वरना ही नहीं होता, वो जो जातीय हैं ये तो नहीं हजारों हैं, उनके होते हुए इसके बावजूद इंडिया ने अपने आप को साबित कर दिया दुनिया को कि वो एक कामयाब इलेक्टेड डेमोक्रेसी है। और ये इन्होंने कारगिल करके सत्यानाश पाकिस्तान का कारगिल से मैं समझता हूँ खास तौर पे हुआ है। एक तो बिल्कुल, 65 उधर वाजपेयी जी गए जी, और दूसरी तरफ से इन्होंने ये कारगिल किया, तो हाँ, एक तरफ भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने अरे मुझे पीठ में अब छुरा इंडिया भोंक दिया। मुझे कहते हैं हम पाकिस्तानियों को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये लिबरेशन का दिन है, एक्चुअल दिन 15 ही है, और पहले 2 साल तक 15 अगस्त ही पाकिस्तान बनाता रहा है। बाद में इन्होंने चेंज करके तो 14 ढूँढ ली डेट। ऐसे और दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, यानी कि भारत की 75 साल आजादी के पूरे होने वाले हैं। अब अगस्त में हम 75 साल पूरे कर देंगे। आजादी की जब बात करते हैं तो साथ ही साथ एक और इसमें जुड़ जाता है पाकिस्तान का बंटवारा, जो भारत से अलग हुआ था। यानी कि 75 साल पहले 75 करोड़ लेकर भारत से अलग हुआ पाकिस्तान। आज अगर हम भारत और पाकिस्तान का हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो भारत और पाकिस्तान को हम कंपैरिजन एक्चुअली कर नहीं सकते। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर ऑथर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपके साथ हमेशा गुफ्तगू का मुझे बड़ा लुत्फ़ आता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप एक बार फिर से आप जुड़े हैं हमारे साथ चर्चा के लिए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, सवाल मेरा ये है कि 75 साल पहले 2 देश, भारत को आज़ादी मिली और उसके बाद भारत से पाकिस्तान निकल गया। बँटवारा हुआ भारत से पाकिस्तान का। भारत से 75 करोड़ लेकर 75 साल पहले पाकिस्तान अलग हुआ था। आज हम भारत और पाकिस्तान को देखते हैं, तो दोनों को अगर हम कंपैरिज़न करना चाहें, तो दोनों का कोई कंपैरिज़न बनता नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ देखें, क्योंकि दोनों 75 साल एक साथ पूरा कर रहे हैं, किस तरह आप देखती हैं और दोनों को कहाँ पाते हैं? देखिए, एक हद तक तो कुछ चीज़ें अभी तक कॉमन हैं। उसपे अगर हम बात कर लें तो पता लग जाए कि अभी तक दोनों तरफ कॉमन क्या है और क्या तब्दीलियाँ आई हैं। तो जो चीज़ कॉमन है, वो आज़ादी की एक जो थी ना, वो प्रॉमिस कि हम आज़ाद होंगे, तो वो ये थी कि गुर्बत जो है, वो ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन दोनों मुल्क इसमें नाकाम हुए। अभी भी दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेशन पीपल ऑफ दोज़ जो के पॉवर्टी स्ट्रिकन होते हैं, वो साउथ एशिया के अंदर ही हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। एक तो ये चीज़, अ, बाकी चीज़ों में बड़ी-बड़ी डिफरेंसेस भी हैं, कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, हाँ जी, लेकिन इस इश्यू को, आज़ादी के इस प्रॉमिस को अभी तक दोनों मुल्क जो हैं वो पूरा नहीं कर सके। रिफॉर्म्स हुए, ये हुआ, वो हुआ, बट स्टिल यू फाइंड वेरी, वेरी, वेरी पुअर पीपल जो मैं दुनिया में कहीं नहीं देखता। इंडिया के शहरों के बार-बार जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, अक्सर वो दलित ही होते हैं मेरे ख़्याल से, या वो
गाँव से लोग आके तो अपना कोई बसेरा कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह ही हालात हैं। ये अगर हम समझे कि एक बहुत बड़ा टास्क है कि जब ये दोनों मुल्क अमन से बात करेंगे, तो फिर इनके पास जो रिसोर्सेज़ जंग में और बाकी नेगेटिव चीज़ों में होते हैं ना इस्तेमाल, वो रिलीज़ हो जाएँगे और हम अवाम की खिदमत की तरफ आएँगे इन अ रियल सेंस। तो यहाँ से अब आप देखें, अगर ये हम कहें तो बाद बाद में फिर फ़र्क जो इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट, वो ये कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी उसकी कल्चरल, एथनिक, लिंग्विस्टिक, कास्ट वाइज़ ये वरना ही नहीं होता, वो जो जातियाँ हुई हैं, पता नहीं हज़ारों हैं, उनके होते हुए इसके बावजूद इंडिया ने अपने आप को साबित कर दिया दुनिया को कि वो एक कामयाब इलेक्टेड डेमोक्रेसी है बेस्ड ऑन लिबरल वैल्यूज़। ये एक, मैं समझता हूँ, दुनिया की एक वंडर ही कहना चाहिए, क्योंकि जहाँ से ये शुरू किया था इन्होंने, तो पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत इंडिया के अंदर थी और मसाइल भी उतने ज़्यादा थे। लेकिन पॉलिटिकली जो मसाइल स्टेट आपकी हल कर सकती थी और फाउंडर्स ऑफ इंडिया जो हैं, वो उन्होंने कर लिए और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ब्राह्मण को और दलित को एक वोट दे देना, ये एक, इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल, क्योंकि सारी थियोलॉजी जो है, वो उन्होंने साइड पे डाल दी। एक और बड़ी इंडिया की अचीवमेंट है, हिंदू मत के मुताबिक प्रॉपर्टी कभी लड़की को नहीं मिलती पेरेंट्स के अंदर। ये तो 55 में डॉक्टर अंबेडकर की ये प्रिस्क्रिप्शन थी और जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत थी कि उन्होंने औरतों को इक्वल राइट्स दे दिए। अब मुझे नहीं पता कि आप क्योंकि मुसलमान हैं तो आपको शिया लॉ के मुताबिक मिलता है या इंडियन लॉ के मुताबिक पेरेंट्स में से प्रॉपर्टी मिलती है, ये आई आई डोंट नो। लेकिन आम इंडियन हुँ। सिटीजन को, हिंदू जो हैं या सिख या क्रिश्चियन, 50-50 होता है बच्चों के दरमियान। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इन हिंदुइज़्म शादी के वक़्त दहेज ये वो तो ठीक है, लेकिन बाद में सारी प्रॉपर्टी बेटों को मिलती थी। जी, ये बिल्कुल आपने हमारे एक 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 बहुत अहम सवाल आपने सर उठाया है कि किस तरह का अगर हम एक जस्टिस की बात करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो भारत ने बहुत बड़े-बड़े बदलाव किए हैं। हम आज अगर आज के भारत की बात करते हैं, तो हमारी जो प्रेज़िडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक एक ऐसे समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से। इससे पहले हमारे जो प्रेज़िडेंट थे, प्रेज़िडेंट कोविंद, वो अ, एक दलित समुदाय थे, तो भारत में उसे मुसलमान, महिलाएँ, भारत ने बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स भारत की झोली में है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? और अगर हम इस बेसिस पे भारत और पाकिस्तान का कंपैरिज़न करें तो क्या आप बदलाव और क्या फ़र्क देखते हैं? भई आपकी भारत की बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, बल्कि मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। मैंने सोचा हुआ था पहले तो वो बात नहीं हुई, अब मौका कि आपने वो जो है अपना ट्राइबल बैकग्राउंड की ये लेडी है ना, जिनको प्रेज़िडेंट इलेक्ट किया है। तो ये एज़ अ वो होता है कि स्टेट की विज़न ये शो करती है कि कहीं न कहीं हर एक का इक्वल स्टेटस माना जा रहा है। थियोलॉजी जो मर्ज़ी कहे, लेकिन हकीकत तो यही है कि एजुकेटेड, पॉलिटिकली अवेयर बीजेपी हो या कांग्रेस या जो भी हैं, वो ये समझते हैं कि स्टेट का काम है कि जो लोग हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड है ना, उनको किसी तरीके से सोसाइटी में ऊपर लाया जाए। तो ये आपका बहुत बड़ा कमाल है, मैं मानता हूँ। और ये मैंने देखा भी है, एक दलित भी तो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना अब, तो वो रिज़र्वेशन के ज़रिए आए। अब ये आ गई हैं, लेडी प्रेज़िडेंट बन गई हैं, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू तो है ना, लेकिन ये एक स्टेट की पॉलिसी भी तो इंडिकेट करती है कि ये अब जो ट्राइबल लोग हैं, उनकी वेलफेयर के लिए शायद ज़्यादा फ़ोकस किया जाए। आई होप सो, क्योंकि वो जो जहाँ पे ये नक्सलाइट मूवमेंट है, वहाँ पे जो आदिवासी हैं, उनकी ज़मीनें, उनके इलाके पे बहुत झगड़ा-झुगड़ा होता रहा है। तो आई होप वहाँ पे भी कोई प्रोग्रेसिव किस्म के, ह्यूमनिस्ट किस्म के चेंजेस लाए जाएँ। पाकिस्तान में भी आई टेल यू,
अयूब खान के दौर में मुस्लिम फैमिली लॉ वो ले आए थे, जो आज तक चल रहा है डिस्पाइट ऑल इस्लामिज्म और ये और वो, जिसमें पहले था कि आप बीवी को तलाक 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 निकाला और नई बीवी ले आए। तो 62 के बाद उन्होंने कहा कि यू कैन ओनली मैरी योर सेकंड वाइफ और थर्ड वाइफ इफ योर एग्जिस्टिंग वाइफ्स एग्री, या तो वो डाइवोर्स्ड हो तो एक और बात है, ठीक है। यू कांट हैव मल्टीपल वाइफ्स विदाउट द एग्रीमेंट। तो इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत बड़ा चेंज किया। शिया लॉ इसमें प्रोग्रेसिव है, सुन्नी लॉ नहीं मेरे ख्याल से। वो ये है कि अगर एक दादा हैं, उनके 3-4 बच्चे हैं और उनके आगे बच्चे हैं। अगर उनके बेटों में से या बेटी में से कोई मर जाता है ना, तो वो प्रॉपर्टी जो है दादा की, वो उन जो यतीम है उनको नहीं मिलती, वो बाकी भाई-बहनों में मिलती है। इस एतबार से शिया लॉ प्रोग्रेसिव है, वो ये डिस्टिंक्शन नहीं करते। वहाँ पे जो हैं वो अ, यतीम जो हो जाते हैं बच्चे, उनको भी प्रॉपर्टी उनके बाप वाली मिल जाती है, ठीक है? ये भी उन्होंने चेंज किया क्योंकि पाकिस्तान 85% कुछ कहते हैं इससे भी ज़्यादा तो सुन्नी है ना, तो वो सबको मानना पड़ा। फिर उन्होंने 16 इयर्स एज भी लगा दी कि इससे पहले आप शादी नहीं कर सकते। और मुझे याद है मौलवी शोर मचा रहे हैं, इस्लाम खतरे में है, ये है, वो है, लेकिन वो कानून आज तक चल रहा है। और वो मैंने आर्ग्यू किया है कि ज़ियाउल हक हो या कोई और हो, हर के घर बेटी तो है ना, तो कौन चाहता है कि उसके ऊपर सौकन अगले दिन आ जाए? इसीलिए लॉ चेंज नहीं होते। जो प्रोग्रेसिव लॉ है वो सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। आप टर्की देख लें, अतातुर्क ने आके औरतों को बिल्कुल इक्वल कर दिया। एर्दोगान बेतहाशा इस्लामिज़्म ये वो करते रहे, लेकिन टर्किश वुमेन बाय एंड लार्ज आर फ्री लाइक ऑल अदर वुमेन। एक दफा जब प्रोग्रेसिव चेंज आ जाए, हाँ, अगर आप एक फाशिस्ट दोबारा स्टेट आ जाए पाकिस्तान के अंदर, जो जिया के दौर में एक तरह की नियो फाशिस्ट स्टेट बनी गई थी ना, औरतों के खिलाफ ये और माइनॉरिटीज, और आज तक हो रहा है, वो है एक काउंटर रेवोल्यूशन, समझ गए आप। तो पाकिस्तान की भी चंद अचीवमेंट इस किस्म की सोशल इंडिकेटर्स हुए, लेकिन ये सारा कुछ इन्होंने ज़ाया कर दिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनरल ज़ियाउल हक, क्योंकि वो फिर इस्लामाइजेशन वापस ले आए। और इन्होंने शुरू से ही ये कहा कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान का मुसलमान होगा, कुरान और सुन्ना के मुताबिक सारे कानून लाएंगे। वो अब इनके गले में एक बन गया हुआ है, क्योंकि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें यही है। तो ये उससे बाहर निकल के इनके लिए कानून बनाना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान ने अपने आप को फंसा लिया हुआ है इस जंगल के अंदर, और उसकी बैकग्राउंड है टू नेशन थ्योरी कि हुँ, मुसलमानों का मुल्क होगा। चलो बन गया, अब आप चलाएं। चलाते वक्त तो आप वही कर रहे हैं कि ये सुन्नी है, ये शिया है, ये देवबंदी है, ये रोज का झगड़े यही है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पे कम्युनलिज्म और रिलीजन स्टेट में इतना प्रोमिनेंट रोल प्ले करे ना, उस स्टेट का सत्यानाश ही सत्यानाश है। अगर बिल्कुल इंडिया आपने में भी ये होगा तो वहां पे भी हो जाएगा। जी, मगर बिल्कुल आपने पाकिस्तान सही कहा। एक सर एक पाकिस्तान सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि 1960s में पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान का भारत से ज़्यादा था। आज हम दोनों को देखते हैं तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है और भारत को हम देखते हैं तो हर एक इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत ज़्यादा तरक्की की है। क्या वजह है कि जब आज़ादी हुई थी और भारत और पाकिस्तान का बँटवारा हुआ था, तो उस समय लगभग दोनों के हालात एक जैसे ही थे। क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो आज इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान के साथ जंगें। यानी मैंने ये कई जगह कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 60s के अंदर, 60s के शुरू के अंदर 5.3 रेट ऑफ ग्रोथ था, हिंदुस्तान का 2.7, तो डबल हो गया ना। और ये बिल्कुल, ये भी मैं बता दूं कि 70s तक पाकिस्तानीज़ वो बेटर फेड, उन्हें बेहतर खाना भी मिलता था, क्योंकि पार्टीशन से पहले ही पंजाब और इस किस्म के इलाकों को अंग्रेज़ों ने कैनाल कॉलोनीज़ बना के यहाँ पे
व्हीट की ग्रोथ बहुत की थी। तो ये इसे कहा जाता था द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, यानी पंजाब से ये जो है गंदम जाती थी सारे इंडिया के अंदर। तो इतने हेड स्टार्ट थे वेस्ट पाकिस्तान के तो पास। ईस्ट पाकिस्तान तो शुरू से ही गरीब था, लेकिन उन्होंने अब ऐसी अपनी पॉलिसीज बनाई हैं कि वो इंडिया के साथ साथ जा रहे हैं बांग्लादेशी, और हम सबसे इनके पीछे हैं इन ऑल इंडिकेटर्स, इंक्लूडिंग ये जो आप बता रही है जीडीपी। अब इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हुआ है, सिर्फ मानने को ये तैयार नहीं है। इत, आज मुझे किसी ने बताया कि 240 रुपए का $1 हो गया। इफ दिस इज ट्रू, ये 3 दिन पहले 230 था, और पता नहीं इंडिया के अंदर डॉलर कितने का है। यू वुड नो द रेट। जी, 80 के हमारे, आसपास है। जी जी, तो वो हमारी गलत पॉलिसीज, ये क्या कहते हैं, मिलिटेंसी को प्रमोट करना, जिहाद के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करना। पता नहीं किसका जिहाद करते फिरते थे ये अफगानिस्तान में अमेरिकन पैसे के साथ। ये कोई जिहाद है? हाँ जी। और बाद में कश्मीर के अंदर भेज दिए, जो कश्मीर की JKLF की मूवमेंट थी ना फॉर थर्ड ऑप्शन, वो उस दिन जाया हो गई जब पाकिस्तान से लोग आने शुरू हो गए। हम्म। तो वो खत्म हो गई, और फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान केस बन गया कश्मीर। और अब कश्मीर जो है, जैसे वो दोनों तरफ वो जिस तरह वो है वो वैसे ही रहेगा। हाँ, तो जी। पाकिस्तान हैज नॉट मेड इंटेलिजेंस पॉलिसीज एंड चॉइसेस। इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को देखा है और उसके मुताबिक किया। ये तो इमरान खान के मुंह से 2-3 दफा निकल गया है कि मैं जी। एडमायर करता हूँ, हाँ, इंडिया को। भाई, आप इंडिया को एडमायर करते हैं तो उनसे दोस्ती क्यों नहीं करते? ये नहीं कभी बताया हमें। चाइना के वो जो हैं वो कहते हैं कि जो उगीर मुसलमानों के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने अपने एम्बेसडर से पूछा है, अरे क्या बात कर रहे हो, सारी दुनिया में खबरें जो आ रही हैं वो तो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। बट यू सी, दिस इज द प्रॉब्लम, पाकिस्तान हैज एन इंडिया obsession. इंडिया डजंट हैव दैट obsession एनी मोर। ये मैंने नोट एब्सोल्युटली कर राइट। लिया है, मैंने नोट कर लिया है। कुछ तो बड़े शैतान है ना आपकी तरफ, जो मेरी बातों को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें हर बात पसंद होती है। जहां थोड़ी इंडिया पे तनकीद करो तो वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं। बट आई डोंट माइंड इट, क्योंकि अब मुझे आदत पड़ गई है इस किस्म के बदतमीज लोगों को भी डील करने की। बट मोस्ट पीपल इन इंडिया आर एजुकेटेड, दे आर क्यूरियस, वो बड़े इंटेलिजेंट कमेंट्स भी देते हैं, एंड आई एंजॉय दैट। पाकिस्तानी बच्चे किसी से कम नहीं है। मैंने क्लास में जब पढ़ाया तो उतने ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको अगर आप पढ़ाएं नॉनसेंस, तो इसमें वो क्या कर सकते हैं? मैंने जब बातें बताई, उन्होंने कहा सर हमने सुना ही नहीं कभी, आप क्या बात कर रहे हैं। मसलन मैंने बताया कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मैट्रिक पास भी नहीं था किया हुआ। ही वॉज नॉट इवन मैट्रिक पास, ये पता है आपको? ही हैड, पता नहीं 8वीं या 9वीं क्लास में ये चले गए, और उस जमाने में बार एट लॉ कोई अपना यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी होती। वो यही होता था कि आप किसी लॉयर के अप्रेंटिस हो जाएं, और जी। 2 साल के बाद एक छोटा सा इम्तिहान प्लीडर का पास करके तो आपको बार एट लॉ करार दिया। हाँ जी। तो वो घबरा गए, उन्होंने कहा जी हमने तो सुना है कि वो लंदन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को उसने ये कर दिया। मैं क्या, दैट मैन ही वाज नॉट इवन मैट्रिक पास। तो क्या आप बात करते हैं? तो इस तरह हमारे यहाँ डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। अब बिल्कुल आप एक बहुत सही पॉइंट पे पहुंचे हैं सर। इसी से रिलेटेड मैं आपसे सवाल करना चाहती थी। हम जब एक हिस्ट्री की बात करते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड की या सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो भारत का जो इतिहास है वो 5000 साल से भी पुराना, हजारों साल पुरानी हमारी एक सिविलाइजेशन है जिसमें हमें बहुत नाज है, बहुत गर्व है। लेकिन हम देखते हैं भारत में तो हर एक जो भारतवासी है उनको बड़ा गर्व है, हर एक इंसान अपनी हिस्ट्री के बारे में जानता है। लेकिन हम पाकिस्तान को देखते हैं, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो भारत से निकला पाकिस्तान, वो कभी भी जो हम उनके साथ जो विरासत साझा करते हैं,
वो उससे इतनी नफ़रत उनमें क्यों देखी जाती? क्यों वो उसको एम्ब्रेस नहीं कर पाए? क्यों उसको वो आगे नहीं ले जा पाए? अगर 2 पार्टीशन ना होती तो ये भी ना होता। अब क्योंकि पार्टीशन हो गई है तो उनको कोई तो कोई जस्टिफिकेशन ढूँढनी है ना। तो एक है कि आप इंडियन सिविलाइजेशन से ही अलग अपने आप को कह दें। वो तो कहते हैं हमारी हिस्ट्री उस दिन शुरू हुई थी जब मोहम्मद बिन कासिम केम टू इंडिया, वहाँ से वो शुरू करते हैं। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का महल 10 मार्च 1944 को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि व्हेन द फर्स्ट इंडियन बिकेम अ मुस्लिम, दैट इज़ व्हेन द फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान वर लेड। तो जिन्ना साहब का भी यही पैगाम और हमारे हिस्टोरियंस यानी जो पाकिस्तान का नैरेटिव बनाते हैं, उनका भी यही है। तो वो उस सिविलाइज़ेशन को कैसे माने जो एक्चुअली हमारे सारों का कि वो मदर सिविलाइज़ेशन है। एक्चुअली गैंजेटिक प्लेन की जो है ना ये गैंजेस वाली, ये तो वैदिक लोग यहाँ से पंजाब से गए हैं। पहले तो जो वेदा की ओरिजिनल किताबें हैं वो यहाँ पे कंपोज़ हुई थी, पंजाब में। हाँ जी, लेकिन बाद में वो वहाँ पे उनका गढ़ बन गया। ये यहाँ पे बुद्धिज़्म रही, फिर इस्लाम आ गया। मगर देयर वाज़ ऑलवेज़ हिंदुइज़्म, देयर वाज़ ऑलवेज़ सिख। तो वो मिली-जुली एक सिविलाइज़ेशन चल भी रही थी फॉर गुड एंड बैड। लेकिन 47 के बाद उन्हें फिर एक और नैरेटिव बनाना पड़ा ना। वही यानी नैरेटिव हम मुस्लिम हैं, हम वतन है सारा जहां हमारा। अ, वो नहीं ना वो उसको नहीं वो ये मुस्लिम है वो सारा जहां, इकबाल की वो वाली पोएम को लेते हैं। वही मैं बोल सारे रही हूँ, जहां से मुस्लिम है हम अच्छा, वतन है, वो हिंदी है हम वतन छोड़ के मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां ये हमारा। इकबाल की है ना, इकबाल के हैं जी, कलाबाजी है। पहले था उसका इकबाल का कि सारे हिंदी है जहां हम से अच्छा वतन है, हिंदुस्तान सारे हमारा। जहां से अच्छा, हिंदी हाँ, है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने ये कर दिया कि अपना मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां सारा हमारा। जहां हमारा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं हालाँकि वो मतलब साथ-साथ वो खुद भी कहते थे ये हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, ये भी हमारे यहाँ बहुत चलता है। अपनी ज़ात को ऊँचा दिखाना भी बिल्कुल है, कोई राजपूत है, कोई ये है, कोई वो भी दिखाना है अपने आप को। लेकिन मज़हबी तौर पे फिर वो नफ़रत वाली ग्राउंड भी। तो हम मैं कहता हूँ हमारी जो है ना आइडेंटिटी वो स्किज़ोफ्रेनिक है। वी आर मैनी पीपल इन वन। तो ये एक कमाल भी है क्योंकि उसके अंदर लोग झूठ बोलते-बोलते उस झूठ को यकीन भी बना लेते हैं ना। मैंने कई दफ़ा लोगों को बातें करते सुना है और मुझे पता होता है ये सब बकवास कर रहे हैं। लेकिन हुँ। दे से इट विद सच सीरियसनेस, आई हैव टू एक्सेप्ट कि दे बिलीव इट कि ये जो बातें बता रहे होते हैं। तो ये ऐसे ही चलती है। ये बस यू एंड आई बीइंग इंटेलेक्चुअल्स वी वांट टू फाइंड रीज़न, एक्सप्लेनेशन। मोस्ट पीपल अच्छा आर डॉक्टर साहब पता है सबसे हँसी वाली बात ये होती है कि सरनेम होते हैं सबके पंजाबी कोई बग्गा है, कोई राजपूत है, सारे सरनेम वही है और अपने आप को इतना बड़ा मुसलमान और इतना कट्टर मुसलमान दिखाते हैं तो मुझे खुद सोच के हँसी आती है कि ये लोग इतनी बेशर्मी लाते कहाँ से? अपनी असली पहचान को इग्नोर करके वो ऐसा एक अलग ही नैरेटिव वो तैयार कर देते हैं और खुद सबसे ज़्यादा जैसे कि आपने कहा कि बेशर्मी के साथ वो झूठ बोल जाते हैं। एक मैं सवाल और आपसे करना चाहती हूँ कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ आज़ादी मिली जी, और दोनों को जब एक दिन आज़ादी मिली तो भारत एक बहुत बेसिक सा सवाल है। अ, पाकिस्तान भारत से 1 दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है, 15 अगस्त को हिंदुस्तान मनाता है। ये 1 दिन का फ़र्क क्यों है? एक्चुअली बिल्कुल फ़र्क नहीं है। ये भी बड़ा एक मिथ, वन ऑफ द मिथ्स व्हिच गोज़ अराउंड फॉर नो रीज़न एट ऑल। ये था कि लॉर्ड माउंटबैटन जो थे ही वाज़ रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश एम्परर, ठीक है? और दोनों की आज़ादी की सेलिब्रेशन में उन्होंने हिस्सा लेना था। तो फैसला ये हुआ कि वो 13 को आ जाएँगे कराची, शाम को बैंक्वेट होगा, 14 को वो क्या कहते हैं अ, ये इनॉग्रेशन हो जाएगी पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली की और वहाँ
बयान ब्यून दे के आफ्टरनून तक वो इंडिया चले जाएंगे, और 14 और 15 की रात को जब होगा ना ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो है नेहरू का, व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू, यू दैट फेमस स्पीच। तो 14 तारीख को जब ये हुआ था तो अभी तक द पावर हैड नॉट बीन ट्रांसफर्ड बाय द ब्रिटिश। रात के 12 बजे तक अभी तक what is Pakistan? The governors, the administrators were all British. वो तो 15 जहां पे चढ़ा है तो पाकिस्तान को मिली है एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पावर। तो वो सिर्फ सेलिब्रेशन का दिन है, एक्चुअल दिन 15 ही है। और पहले 2 साल तक 15 अगस्त ही पाकिस्तान बनाता रहा है। बाद में इन्होंने चेंज करके तो 14 ढूंढ ली डेट, ऐसे हुआ है। पहले 2 साल 47, 48 तक, 49 तक शायद, वो 15 अगस्त ही हमारा डे ऑफ इंडिपेंडेंस था। लेकिन बाद में इन्होंने वो 14 को याद करके तो कर दिया, मगर एक्चुअल तो ट्रांसफर ऑफ पावर 14-15 की रात को ही हुआ है, दोनों इंडिया जी। में और पाकिस्तान में। हम्म। तो बस ये एक फर्क करने के लिए बस अलग कर दिया एक दिन पहले, हाँ जी, क्योंकि हम अलग है इसलिए, हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल। खुद को अलग दिखाना है इसके लिए। बाद में उसे दे लैस्ड ऑन इट लेटर, पहले 2 साल नहीं हम्म। ये ख्याल आया, बाद हम्म। में इन्होंने कहा कि ये भी करके दिखाओ अपने आप को मुख्तलिफ करने के लिए। असल में शायद स्टेट्स को करना ही पड़ता है। लेट्स ट्राई टू बी फेयर टू पाकिस्तान। उन्हें एक आइडेंटिटी चाहिए थी, सारा कुछ। मैं कहता हूँ सब ठीक है। हैविंग डन ऑल दैट, व्हाट इज योर अचीवमेंट? वो Absolutely. जीरो है ना, वो जीरो है। अगर वो इंडिया से ज्यादा लोगों की गुर्बत कम करते, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करा देते, तो मैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा होता और आपको इंडिया के उतर, आई वुड हैव पुट यू ऑन द बैक फुट। लेकिन मैं आपको बैक फुट किस पे करूं? यही कह सकता हूँ ना कि हमारे फास्ट बॉलर बेहतर होते हैं, आपके बैट्समैन बेहतर होते हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। वी प्रोड्यूस द बेस्ट फास्ट बॉलर्स, यू प्रोड्यूस द बेस्ट बैट्समैन, ये इतना फर्क है। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे ये है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जी, बंटवारे का आधार क्या था और किस-किस चीज का कैसे-कैसे बंटवारा हुआ था? ओके। बंटवारा तो डिक्लेयर किया गया ना 3 जून 1947 की पार्टीशन प्लान को। उसके मुताबिक कमिटीज बन गई थी, जो जितने भी कॉलोनियल एसेट थे ना, एक स्टेट तो थी, उसकी जो है एसेट्स जो हैं वो डिवाइड होने थे। और जो जनरल रूल था 7:3, 3 पोर्शन पाकिस्तान के और 7 पोर्शन इंडिया को मिलते थे, जनरली रफली स्पीकिंग, ठीक है। तो उसकी कई कमेटीज बनी, फिर रेफ्यूजीज के मुतालिक भी कमेटीज बनी थी। तो ये सारा प्रोसेस लॉर्ड माउंटबेटन ने मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सिखों के लीडर को कंसल्ट करके बनाया था। जो चीज ब्रिटिश नाकाम हो गए वो था कि उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर इतनी जल्दी की कि उसको पीसफुली नहीं कर सके। एक आर्गुमेंट बन सकती है कि डिस्पाइट ऑल द टू नेशन थ्योरी और ये बयान, इस किस्म का बयानिया जो है, अगर ये सारा पीसफुली हो जाता तो शायद उसके बाद कोई ना कोई फ्रेंडली बुनियाद इस इलाके में बनती। लेकिन पार्टीशन इतने वो क्या कहते हैं ब्लड शेड के जरिए हुई और 14-15 मिलियन लोग घर से बेघर हुए, तो फिर दोनों तरफ जो लेगेसी है ना नेगेटिव पार्टीशन की, वो बहुत ज्यादा है। वो अब जनरेशन्स के साथ ही खत्म होगी। आप जैसे यंग लोग जब आएंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। एक एक वेरी इंटरेस्टिंग, जो पुराने लोग थे वो एक दूसरे को जानते थे, तो इतनी हेट्रेड भी नहीं थी। 65 तक तो इंडिया पाकिस्तान से लोग आते जाते रहते थे। 63 में वहां से एक बहुत बड़े शायर आए थे, मुस्तफ़ा जैदी, बहुत बड़े पोएट थे इंडिया से, और पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर ये वो लगे रहे, बड़े कलरफुल आदमी थे। आजाद, हाँ जी। 65 के बाद फिर एक आफ्टर द वॉर वो दोनों तरफ से
बॉर्डर कंट्रोल्स मजबूत हो गए, और अब तो वो क्या कहते हैं वहां पे वायरिंग हो चुकी है ना। ये कितना बड़ा जुल्म है कि सदियों से जो इलाका मिलके है, जिसके दरिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी अ, सारी हिस्ट्री एक दूसरे के साथ है, यहाँ पर एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग अगर किसी तरीके से हैंडल करनी है तो मिलके ही होगी। लेकिन इसके मुतालिक सबसे कम अवेयरनेस है हिंदुस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। ये हमारा दोनों का फेलियर है। एक तो पॉवर्टी नहीं हम कर सके, एक हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग को हमने रीजनली कैसे टैकल करना है। अब बिल्कुल मुझे किसी ने ग्लोबल। जी। जी, जी, अभी किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा है कि इंडिया में ये अडवाणी और टाटाज़ और एक पता नहीं एक और तीसरा ग्रुप है, ये मिलके हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी तैयार कर रहे हैं। अगर ये कोई सीरियस बात है, तो ये तो फिर बहुत बड़ा कमाल होगा कि अगर आप उस इस किस्म की डेवलपमेंट कर लें। हमारे जी, यहाँ कुछ ऐसी सोच नहीं है। मैं हमारे इसी यहाँ पे आपको उन्होंने बोलना चाहती थी कि भारत सरकार भी ऐसे कई सारे इनिशिएटिव ले रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भारत में अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी बैन हो चुकी है कंप्लीटली ऑल ओवर इंडिया। तो ऐसे कई सारे कदम हैं जिनको उठाया जा रहा है इंडिया में फ्यूचर उठाया जा रहा को है। जी, देखते जी, हुए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी। जी। बस तो इंडिया क्योंकि एक बेहतर ऑर्गेनाइज़ स्टेट है, उसके इलेक्शंस होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर है, उसकी पार्लियामेंट है। वो भी मैं देखता हूँ वहाँ पे भी पैसे का लेन-देन, कारोबार, गुंडागर्दी इंडिया में कम नहीं होती। लेकिन इंडिया में और भी बहुत चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट ही हमारी बिहेव नहीं करना जानती। अब ये जो रिसेंटली हो रहा है, हुकूमत जो आई हुई है उसके खिलाफ वी नेवर नो कि ये पूरा 1 साल काटेंगे भी या नहीं, तो इतनी अनसर्टेनिटी बहुत है पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत ज़ुल्म हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल और ये लगातार यही होता आया है जिसकी वज़ह से शायद पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि एक नहीं स्टेबल कर पाया। लीडरशिप नहीं मिल पाई और जो एक लीडरशिप नहीं मिल पाई, एब्सोल्युटली। अगर एनलाइटेंड लीडर होते जैसे वाजपेयी साहब आए थे ना कारगिल के, जी। और ये इन्होंने कारगिल करके सत्यानाश पाकिस्तान का कारगिल से मैं समझता हूँ खास तौर पे हुआ है। एक तो बिल्कुल, 65 उधर वाजपेयी जी गए और जी, दूसरी तरफ से इन्होंने ये कारगिल किया, तो हाँ, एक तरफ भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने अभी मुझे पीठ में छुरा अभी ये भोंक दिया। मुझे कहते हैं हम पाकिस्तानियों को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, यानी वो मुझे तंज़ करते हैं ना, व्हाट कैन आई से यार? हुँ, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम सवालों के जवाब दिए और मुझे लगता है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये एक अहम जानकारी रहेगी और मैं आप सबके साथ ये बात साझा करना चाहती हूँ कि आपका कोई भी क्योंकि आज़ादी के 75 साल हम पूरे कर रहे हैं और आज़ादी से रिलेटेड या फिर इस तरह का कोई भी सवाल आप तक है, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमारे साथ वो सवाल साझा कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं और हम आगे भी इसी तरह के चर्चाओं को लगातार जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट।